आदाब दोस्तों, गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ जहाँ लगातार किसानों का आंदोलन चल रहा है। आप तमाम लोगों को तमाम कवरेज हम गाजीपुर बॉर्डर से मुस्तकिल दिखा रहे हैं। आज 83 दिन हो चुके हैं, 83 डेज कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक तरफ किसान और दूसरी तरफ सरकार। तमाम चीज़ें आप लोगों के सामने है, तमाम कवरेज आप लोगों को दिखाई है, लेकिन अभी भी सरकार की तरफ से ये साफ है कि काले कानून जिसको किसान बता रहे हैं वो वापस नहीं होंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम राम कुमार अत्री है। अच्छा, जैविक भारत मिशन हमारा जो सर एक फाउंडेशन है। ये चीज़ जाननी थी कि हम पिछले 83 दिन से यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक लगातार सरकार तो ये कह रही है कि लोगों के हित में कानून है और लोग ये कह रहे हैं कि काले कानून है। इतने सारे लोगों से हमने बातचीत करी, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है, जबकि सरकार ने भी सदन में ये बात उठाई कि काला कहाँ से है। तो सर आपसे सिर्फ कानून के बारे में जानना चाहेंगे, कानून में ऐसा क्या है कि किसान रोडों पर बैठा है। कानून की जो बात की आपने बहुत अच्छी बात की। मैं आपको कानून के बारे में सबसे पहले जो मुद्दा है वो आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस कानून में कॉन्स्टिट्यूशन का सीधे सीधे वायलेशन हुआ। बेसिकली जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर इज ए स्टेट सब्जेक्ट। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, क्लेवरली, इसको क्लेवरली भी कह सकते हैं और इसको सातिराना तरीका भी कह सकते हैं हिंदी में। इन्होंने उसको ट्रेड रूट से घुमाने की कोशिश करी कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको हम ट्रेड रूट से जो है वो दिखाएं और ट्रेड रूट से हम एग्रीकल्चर को जो है सेंट्रल की जो लिस्ट है, सेंट्रल की जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें हम लेके आए। तो जबकि सच्चाई ये है कि ये बेसिकली सीधे सीधे स्टेट राइट्स का, जो स्टेट के राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उनका वायलेशन है। तो ये तो पहली बात है। अब दूसरी बात ये है सर, मेरा एक क्वेश्चन है, अगर ये स्टेट का राइट है तो स्टेट गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन क्यों नहीं कर रही है? ये उसका अधिकार बनता है ना। बिल्कुल, कि एक अमेंडमेंट ला के इसको चाहे तो अपने यहाँ लागू करे, चाहे तो छोड़ दे। जी, अगर बात करते हैं कि जैसे हिंदुस्तान के अंदर हर जगह बीजेपी नहीं है, अलग अलग सरकारें हैं, तो आई थिंक उनको ये सारा करना चाहिए। देखिए सारी प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, आप इसकी गहराई में समझने की कोशिश। जी बताएं। पूरे देश का जो टैक्स कलेक्शन है, चाहे वो पेट्रोल के माध्यम से या और साधनों से या टैक्सेशन के माध्यम से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में इकट्ठा होता है। राइट। आप बात समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस समय जो सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो सरकार जो है इतनी ज़्यादा जो है मनमानी तरीके से काम कर रही है। उनको ये पता है कि जैसे ही हम ये मुद्दा उठाएंगे हम सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट से टक्कर लेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से टक्कर लेने का मतलब है कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो उनका शेयर है उनको वो शेयर ही नहीं मिलेगा। इसका मतलब विपक्ष भी कहीं ना कहीं पीछे हट रहा है अपनी जिम्मेदारी से। बिल्कुल हट रहा है। सवाल है मेरा, सीधा बिल्कुल हट रहा है, ये तो सच्चाई है। विपक्ष तो एक तरह से दुम दबा के पीछे बैठा हुआ है। विपक्ष की तो हालत खराब है। अगर विपक्ष के अंदर थोड़ा भी दम होता तो वो किसानों के साथ या किसानों के इस मुद्दे को विपक्ष नहीं उठाया होता। बेसिकली ये जिम्मेदारी तो विपक्ष की थी। जब विपक्ष ने अपना काम नहीं किया तो किसान ने अपनी जमीन छीनने के डर से, जब उनको लगा कि भाई हमारी जमीन भी छिन जाएगी, विपक्ष के अंदर कोई ताकत नहीं रह गई है, मजबूरी में किसानों को और हमारे जैसे लोगों को यहाँ आके बैठना पड़ा है। ऐसी स्थिति में हम लोग आ गए, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट की कोई औकात नहीं रह गई है। ऐसी स्थिति में जो है, जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, जो फेडरल स्ट्रक्चर था, ये पूरी तरह से फेडरल स्ट्रक्चर को ही एक तरह से उसको कहते हैं हड़पने की कोशिश की गई है। हड़प लिया गया है, क्योंकि लोकसभा में तो पहले से ही मेजोरिटी थी, अब इनकी राज्यसभा में मेजोरिटी हो गई है। तो इन्होंने सीधे सीधे मन माने ढंग से इसको पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की है। और क्योंकि किसान जो है नंबर की दृष्टि से, संख्या की दृष्टि से 75% लोग किसान हैं या किसानी से, खेती किसानी और गांव से जुड़े हैं, तो मजबूरी में उनको आके यहाँ बैठना पड़ा है। ऐसी स्थिति आ गई है देश के साथ। जी, तो आपने बोला कि तीनों कानून के बारे में बताना है ना। हाँ। तो आपने पढ़ा होगा कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट भी आया हुआ है जी। 1955 में जो भंडारण की सीमा को बंद किया गया था कि कोई भी असीमित भंडारण नहीं कर पाएगा, लेकिन अभी 2021 में
इसको हटा दिया गया कि असीमित भंडारण आप कर सकते हैं। तो इसके लिए देश की जनता सबसे ज़्यादा परेशान होगी। किसान है वो अपना खाने के लिए रख लेगा 1 साल के लिए, कोई दिक्कत नहीं। इससे कालाबाजारी बढ़ेगी जी, तो इसके बारे में क्या कहना है? हाँ, मैं बताता हूँ इससे क्या होगा कि चंद लोग 2, 3, 4 लोग जो है वो सारे के सारे जो ग्रेन बैंक बना रखे हैं इन्होंने, बहुत बड़े बड़े साइलोज बनाए हुए हैं इन्होंने। तो ये क्या करेंगे, उन साइलोज में लाखों टन जो है भंडारण कर लेंगे, क्योंकि उसकी जो सीमा थी, लिमिट थी, वो हटा दी गई। होना ये चाहिए था, अगर आप मुझसे पूछे इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये ना होना चाहिए था कि वो जो लिमिट थी वो लिमिट को बांधते हुए हर जिला वाइज या ब्लॉक वाइज या तहसील वाइज हमें ऐसे ग्रेन बैंक सरकार को खुलवाने चाहिए थे, किसानों के माध्यम से, किसानों की कोऑपरेटिव के माध्यम से या एफपीओस के माध्यम से। ये ना करके उन्होंने चंद घरानों को अनलिमिटेड स्टॉक की जो प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये भंडारण का काम जो है ठेका पहले ही दिया जा चुका था। आपको पता है कि एफसीआई ने तो अपना सारा का सारा भंडारण का ठेका पहले से ही अडानी जी को दे रखा है जी। तो ये जब अडानी जी ने देखा कि भाई ये तो बहुत बड़ा खेल मतलब समझ में आ गया, तो उन्होंने इसके ऊपर कब्जा करने के लिए, इस पूरे के पूरे मार्केट को कब्जा करना, जिसको मोनोपोलीज भी कहते हैं या मोनोपोलाइजेशन ऑफ मार्केट को करने के लिए उन्होंने ये कानून जो है बेसिकली सरकार के द्वारा जो है लागू करवाया गया है। आपका कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, ये मोदी सरकार पूरी तरह पोलराइज्ड है? बिल्कुल पोलराइज्ड है, इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। अब इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि एक ऐसे समय में कानून लाया गया जब देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। मैंने खुद प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि भाई ये समय आ गया है कि एक राष्ट्रीय सरकार बनाइए आप। राष्ट्रीय सरकार बनाने से विपक्ष के लोग भी आपके साथ रहेंगे, देश को इस विषम परिस्थिति से निकाला जा सकता है। और जो आपका टारगेट है $5 ट्रिलियन का जो मार्केट साइज जो इकोनॉमी को लेके जाना है, वो भी पूरा होगा और कम से कम 10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। तो क्या जवाब आया सर? कोई जवाब नहीं आया। 500 संगठनों ने अलग अलग जगहों से मेरे जो पत्र था उसका रिकमेंडेशन भेजा कि संभवतः है कि प्रधानमंत्री का कार्यालय कुछ रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्ड करना तो बहुत दूर की बात है, एक्नॉलेजमेंट करना भी उचित नहीं समझा। प्रधानमंत्री डायरेक्ट ट्विटर पे मिलते हैं, एनी टाइम यू कैन कॉन्टेक्ट हिम। वो ट्विटर पे नाम के लिए मिलते हैं, वो ट्विटर पे उसको मिलते हैं जिनकी उनको जरूरत है, जिनको प्रधानमंत्री की जरूरत है उनको नहीं मिलते हैं, जनता को नहीं मिलते हैं, हम जैसे लोगों को प्रधानमंत्री नहीं मिलते हैं। मैंने बहुत कोशिश करी प्रधानमंत्री जी को, कई बार चिट्ठी लिख के, विभिन्न माध्यमों से फोन भी किए उनके ऑफिस में, लेकिन एक्सेस तो दूर है। आज प्राइम मिनिस्टर जो है इनएक्सेसिबल हो चुके हैं। ये वही प्राइम मिनिस्टर हैं जो लोगों को फोन कर करके बोलते थे, बुलाते थे। मेरे पास खुद प्रधानमंत्री जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, इनकी चिट्ठी है जिसमें इन्होंने मेरे को बधाई देते हुए हमारे काम की सराहना की है। लेकिन जब हमने अब प्रधानमंत्री बनने के बाद इनको कुछ सुझाव देना, विचार देने की बात कही, एक हमने एजेंडा बना के दिया बाकायदा, एजेंडा फॉर द नेशन, ब्लूप्रिंट फॉर न्यू इंडिया, नए भारत के निर्माण का नक्शा, मेरे सपनों का भारत, हमारे सपनों का भारत, नौजवानों के सपने का भारत, किसानों के सपने का भारत। ये भारत नया बनाने का हमने एजेंडा इनको दिया 2013 में, जिसको इन्होंने लागू करने के लिए प्रॉमिस किया था। लेकिन प्रॉमिस करना तो दूर, इनके मंत्रियों को हमने हैंडओवर किया, प्रधानमंत्री को भेजा, सबको कॉपी भेजी। उस एजेंडे के नाम पे इन्होंने कुछ नहीं किया। ये केवल अडानी, अंबानी, केवल अब इनके पास केवल ये दो, हम दो और हमारे दो। क्या आपने कभी उनसे मिलने की कोशिश की सर? मैंने बहुत बार प्राइम मिनिस्टर के यहाँ पे लिख के अपॉइंटमेंट मांगे। मैंने सोचा कि शायद प्रधानमंत्री को मैं अपनी बात कह पाऊं कि भाई जो बात आपने 2013 में कही थी कि हम ये नए भारत का निर्माण करेंगे, एजेंडा लागू करेंगे, उन्होंने लागू करना। एजेंडा क्या थी? कैन यू एक्सप्लेन दैट? हाँ बिल्कुल, एजेंडा मैं बता तो रहा हूँ। एजेंडा में बहुत सारे पॉइंट जो थे वो इन्होंने ये बोलते थे, हमारे एजेंडा में ये बात थी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, हम यही तो कहते हैं। इन्होंने तो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बजाय ठीक रिवर्स कर दिया, मतलब पूरे सिस्टम को केवल 2 लोगों के हाथ में आ गया। आज कौन है वो 2 लोग? कहने की जरूरत नहीं है, गुजरात गैंग के मेंबर्स हैं वो। उनका नाम तो आप मेरे मुंह से कहलवाना मैं अब उचित नहीं समझता, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो सब लोग, पूरा देश जानता है। ये मैं उसका नाम बोलता हूँ गुजरात गैंग के सदस्य हैं और इनका केवल एक उद्देश्य है, अडानी अंबानी के माध्यम से धन कमाना, सत्ता के माध्यम से धन का और जो सत्ता है उसका केंद्रीयकरण करना।
मोदी जी धन कमा के क्या करेंगे? आपको लगता है कि वो अपने लिए धन कमा रहे हैं सर? बिल्कुल, मोदी जी अपने लिए नहीं। देखिए, जब आदमी को लोकेशना हो जाती है ना, लोकेशना एक बीमारी है जी। एक होता है पुत्तेषणा, वित्तेषणा, लोकेशना। अब जो मोदी जी जिस लेटेस्ट बीमारी से सफर कर रहे हैं, व्यूअर्स उसका नाम है हमारे समझ नहीं पाएंगे ये जो आप बोल रहे हैं लोकेशना होती क्या सर? लोकेशना। ये होती है कैसे उनका विश्व में बड़ा नाम हो, वो सारा देश चला जाए भाड़ में, जनता चली जाए भाड़ में, किसान चला जाए भाड़ में। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए, वो लोकेशना के लिए काम कर रहे हैं। अब उनको कोई और मतलब नहीं है। और लोकेशना को प्राप्त करने के लिए वित्तेषणा होती है, क्योंकि वित्त के बिना वो लोकेशना प्राप्त नहीं हो सकती। तो वित्तेषणा के माध्यम से लोकेशना प्राप्त करने का अब एजेंडा वो चल रहे हैं। होना ये चाहिए था कि उनको राष्ट्र को एक परिवार, इतना बड़ा मेजोरिटी उनको आया, हमारे जैसे लोगों ने उनको कंधे से कंधे मिलाकर बहुत बड़े लेवल पे समर्थन दिया। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि वित्तेषणा और लोकेशना नाम की दो बीमारियों से वो सफर कर रहे हैं। और आज देखिए, इसका सीधा सीधा सबूत है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। पूरे देश में ये जो 50,000 60,000 करोड़ रुपए के जो ये बीजेपी के दफ्तर बन रहे हैं, कॉर्पोरेट क्वार्टर्स, हेडक्वार्टर्स, स्टेट हेडक्वार्टर्स, जिला हेडक्वार्टर्स, कहां से आ रहा है ये पैसा? बताइए ना मुझे सर। ये पहली बारी नहीं हो रहा, पीछे की सरकारें आई वो भी कर रही हैं, ये भी कर रही हैं, ये गलत है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। तो ये तो मतलब देश में पिछले जब से देश आजाद हुआ तब से चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं आपको, हमारे को इनसे बड़ी आशा थी, बहुत उम्मीद थी कि मोदी जी कुछ करेंगे। इनके पीछे कोई मतलब पैराफिनेलिया नहीं है, परिवार नहीं है, ये अपने आप को समर्पित कहते हैं देश को। लेकिन इन्होंने तो मतलब समर्पित करना तो बहुत दूर की बात है, ये केवल एक ही एजेंडे पे लग गए, कैसे जो है मैं विश्व की इतनी बड़ी पर्सनैलिटी बन जाऊं कि दुनिया मेरे को। इसीलिए तो इन्होंने वो जो ताली बजाई गई और जो दिए जलवाए गए, वो जो कोरोना काल चल रहा था, आपको पता है इसके पीछे क्या कहानी है? इसके पीछे कहानी थी कि जब पूरे देश में जब लाइट बुझवा के और कैसे सैटेलाइट के माध्यम से वो जो मैप लिया जा रहा था, कैसे दिए जलाए जा रहे हैं, ताली और थाली बजाई जा रही है कोरोना, वो बेसिकली ये लोकेशना का ही खेल था। लेकिन आम जनता, हमारी भोली भाली जनता, उनको समझ नहीं आती। पूरे हिंदुस्तान ने तो ताली और थाली नहीं बजाई ना सर? नहीं बजाई, लेकिन जिन्होंने बजाई, ज्यादातर लोगों ने बजाई, क्योंकि तब तक लोगों को भरोसा था। लेकिन ये जिस तरीके से कोरोना को इन्होंने अपने सर, बीजेपी और सरकार को एडमायर करने वाले मैक्सिमम होंगे तो 35% लोग होंगे। बिल्कुल राइट। तो पूरे भारत को कैसे कर सकते हैं सर? देखिए, बात उस समय भारत बीजेपी का एजेंडा नहीं, वो प्रधानमंत्री का एजेंडा था। बात को समझिए, प्रधानमंत्री के एजेंडे और बीजेपी के एजेंडे में फर्क है। जब प्रधानमंत्री कोई बात को कहता है तो उस बात में दम होता है। और मेरा ये मानना है कि जब तक ये जो कोरोना का जो काल चल रहा था, लोगों को भरोसा था कि शायद ये कुछ करेंगे, इनसे आशाएं थी। लेकिन कोरोना काल में जब ये किसानों के ही मतलब एक तरह से मैं कहूँगा कि छुरी घोंप दी उन्होंने इस बिल के माध्यम से, तो लोगों का भरोसा उनके ऊपर से उठ गया और इनको 33% वोट मिले थे। 67% लोग इनके फिर भी खिलाफ थे। आज स्थिति ये, मैं भी वही बता रहा हूँ, आज स्थिति ये हो गई है कि आज चुनाव करा लीजिए, 20% लोग भी इनके साथ नहीं है। बंगाल में तो सर लगातार जो है खूब रैलियां हो रही हैं और पैर रखने की जगह नहीं सर मैदान में। बंगाल में जो रैलियां हो रही हैं, वो सारी की सारी रैलियां मैनेज्ड हैं। 10-10 हजार, 20-20 हजार वर्कर्स को पैसे देके वहां पे बुलाया जा रहा है, उनके माध्यम से लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। सच्चाई ये है कि वेस्ट बंगाल में इनके पास कोई बेस नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वेस्ट बंगाल में अगर ये किसानों के इस बिल को वापस नहीं लेते हैं तो वेस्ट बंगाल के मतलब चुनावों में भी इनको उल्टी मुंह की खानी पड़ेगी। और ये किसान उल्टी मुंह की क्यों खानी पड़ेगी? आप सब लोग बोलते हैं, देश बोलता है कि ईवीएम से सरकार बना रहे हैं, तो वहाँ भी ईवीएम चलेगा ना? देखिए, ईवीएम की अपनी लिमिटेशन है। आपको लगता है कि इस बंगाल चुनाव में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? अगर ये जीतते हैं तो ईवीएम जीती, अगर ये हारते हैं तो ईवीएम हारी? बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको पहले से बता देता हूं कि 2024 का चुनाव किसी भी कीमत पर ईवीएम से नहीं होने जा रहा है। ये मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं। 2024 का चुनाव बैलेट पेपर से होगा, डंके की चोट पे होगा। और यही एक रास्ता है। चुनाव आयोग तय करेगा ना? चुनाव आयोग तय करेगा, लेकिन जनता जब सड़कों पे आ जाएगी तो चुनाव आयोग क्या करेगा? तो क्या मतलब सर इसके बाद जो है दूसरा आंदोलन ईवीएम का है? अरे ये आंदोलन तो चल ही रहा है अभी। एक जब तक किसानों की मांग को नहीं मानते हैं तो मतलब ये है कि सड़कों पे अड़े रहेंगे लोग।
और उसके बाद ईवीएम भी सामने आ जाएगा। नहीं, वार्ता जो चल रही थी 11 मरतबा, अब तो उसके बाद जो मुकदमा बिना मुकदमा वाली तारीख भी खत्म हो गई है। अब तो लगातार जो है किसान बैठे हुए हैं और सरकार सो रही है। नहीं, सरकार सो नहीं रही है। फर्क तो नहीं पड़ रहा सर? बहुत फर्क पड़ रहा है, आपको पता नहीं है। मेरे बहुत सूत्र हैं, जी, जी, मतलब सरकार के सूत्रों को मैं जानता हूँ। जी, जी, जी। सरकार की इस समय हवा खराब है। सरकार जो है हमारे जैसे लोगों को भी संदेश भेजा गया और बहुत सारे लोगों को संदेश सर भेजा अगर गया। हवा खराब होती तो ये कटीले तार जो लगाए हैं पीछे, अगर भी लगे सरकार डरी होती तो क्या आपको लगता है कि ये कटीले तार यहाँ पे लगाती, जनता को रोकते? जी हाँ। पेट्रोल डीजल 100 रुपए के पार पहुंच रहा है, सिलेंडर 750 रुपए का पहुंच रहा है। उनको पता चल गया है कि अब हम चंद दिनों के मेहमान रह गए हैं। किसी तरीके से इनको रोक के हम जो भी लूट मार कर सकते हैं लूट मार करें और ऑटोक्रेसी चलाएं। अगर ये चीज़ नहीं होती तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये हो सकता है कि इनको अगले 2-4 महीने के अंदर अंदर ही प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति होने जा रही है। सर एक आखिरी सवाल होगा आपसे कि सरकार भी हटने को तैयार नहीं और किसान भी, क्या लगता है सर इस आंदोलन का अंत क्या होगा? आंदोलन का अंत यही होगा। आंदोलन 2024 तक चलेगा। ये आंदोलन मतलब जन आंदोलन तो अब बन ही चुका है। ये आंदोलन गांव-गांव में, जिले-जिले में, तहसील में, ब्लॉक में, हर जगह पहुंच जाएगा। जब ये आंदोलन मतलब पूरी तरह से फैल जाएगा, सरकार के ऊपर से विश्वास खत्म हो जाएगा लोगों का। अल्टीमेटली क्या होगा? सरकार को जाना पड़ेगा। 101 दिन शाहीन बाग का भी आंदोलन चला था सर, लेकिन उसके बाद कोरोना जैसी महामारी का नाम लेकर वहाँ पर 5 लोगों को बिठाया गया और सुबह के 5:30 पौने 6 बजे जो वहाँ से पूरा आंदोलन खाली करा दिया गया। देखिए, शाहीन बाग के आंदोलन और इस आंदोलन में फर्क है जी। वो एक कम्युनिटी विशेष का आंदोलन है। ये कम्युनिटी विशेष का आंदोलन नहीं है, ये किसान का आंदोलन है। कम्युनिटी विशेष का आंदोलन और किसान आंदोलन है, इसमें सारी कम्युनिटी शामिल है। बिल्कुल, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। कोई विशेष कम्युनिटी का कोई आंदोलन होगा वो अब सफल नहीं हो सकता इस भारत में, आज के भारत में। जी जी। किसान एक ऐसी चीज है जिसमें सारी कम्युनिटी समाहित है और किसान का मतलब है 75% गांव में रहने वाले हर व्यक्ति का आंदोलन। सर एक मेरा काउंटर क्वेश्चन, बुरा नहीं मानना आपको लगता है कि आपने बोला 75% है, 75% का कितने परसेंट किसान देश में सड़कों पर उतरा इस कानून को वापस करवाने के लिए? देखिए, सड़कों पे हर आदमी नहीं उतर सकता, ये प्रैक्टिकली संभव भी नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि अगर ये जत्थेबंदियां अगर अनाउंस करें कि भैया सारे देश के लोग दिल्ली चलो, तो मैं आपको बता सकता हूं कि दिल्ली के अंदर 2 से 2.5 करोड़ लोग इकट्ठे हो जाएंगे। जितनी दिल्ली की पॉपुलेशन है उससे ज्यादा लोग दिल्ली के आसपास इकट्ठे हुए, लेकिन सरकार से वो संभाला नहीं जाएगा। और हमारा जो उद्देश्य है, मतलब किसान आंदोलन का जो उद्देश्य, आपको लगता है ऐसे कानून वापस हो जाएगा, बिल वापस हो जाएगा? ये 100% वापस होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे पता है ये वापस होना ही होना है, क्योंकि ये आंदोलन जो है ये किसी व्यक्ति विशेष ने खड़ा नहीं किया है। पहले तो मैं आपको बता दूं, आपने जैसे बोला ना कि आपको मैंने बोला कि बहुत कम परसेंटेज है यहाँ पर लोगों की, और इतने कम परसेंटेज में आपने देख रहे काफी सारे टेंट खाली भी हो गए हैं, लोग यहाँ जा भी रहे हैं। यहाँ भी डेमोक्रेसी नहीं रही। कुछ लोगों से मैंने भी बात किया है कि जिस तरह एक दूसरे को दबाया जा रहा, तो क्या इसी तरह आंदोलन चलेगा? इस बिल को इसी तरह वापस किया जाएगा? देखिए, जो आपने जो बात करी जी कि इसको, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि संयुक्त मोर्चा अब इसको पूरी तरह से ऑर्गेनाइज कर रहा है। अभी तक ये व्यक्ति विशेष के अराउंड अलग अलग चीजें जो है फैली हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे संयुक्त मोर्चा ने इसको अपने अंडर में ले लिया और संयुक्त मोर्चा में 500-600 से ज्यादा संगठन अब इकट्ठे हो गए हैं और ये संख्या बढ़ती जा रही है। हर रोज संगठन बढ़ते जा रहे हैं। मेरा अपना अनुमान है कि 1000 से ज्यादा संगठन इस आंदोलन के साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और ये आंदोलन जन जन तक अगले 3 से 4 महीने के अंदर में पहुंच जाएगा और अल्टीमेटली उसके बाद सरकार को जो है जाना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद।